मैं संतोष सर, आस्था कोचिंग आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, रेजोनेंस। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11th में आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में आपको मिलेगा। तो हम रेजोनेंस के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस है क्या, व्हाट आर द कंडीशंस टू राइट डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस कब हम लिख सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब हम लिख सकते हैं, उसका प्रभाव क्या होगा, इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजोनेंस की। रेजोनेंस है क्या, व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस वैसे फिजिक्स में भी टर्म आता है, लेकिन यहां पे हम स्पेशली केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। रेजोनेंस है क्या, जैसे किसी भी कंपाउंड्स का जब हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर या कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, तो जो स्ट्रक्चर लिखा जाता है वो कंप्लीटली कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और अगर हम उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना चाहें तो हमें कंपाउंड्स के कई स्ट्रक्चर्स लिखने पड़ते हैं, और ऐसे ही डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो रियल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वो रियल स्ट्रक्चर जो है वो इन सारे कंट्रीब्यूटरी स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। सबसे पहले रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने केवल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। फर्दर उसका क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरे ने दिया, और एक और जो एक्सप्लेनेशन था उसको तीन साइंटिस्ट ने, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस में तीन लोगों ने मिलकर के वो काम किया था, जिसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस जोहान्स थिले ने 1893 में प्रपोज किया था। 1893 में प्रपोज किया था। अगर हम बात करें इसकी क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ रेजोनेंस, इसको प्रपोज किया था डब्ल्यू हाइजेनबर्ग। डब्ल्यू हाइजेनबर्ग ने प्रपोज किया था 1926 में। 1926 में प्रपोज किया था। और इसी टर्म को एक दूसरे नए टर्म से जो स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, मेसोमेरिज्म और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो टर्म मेसोमेरिक इफेक्ट और स्पेशली ये किसके लिए, रेजोनेंस के ही
लिए ये यूज किया गया, रेजोनेंस बाय इंगोल्ड। किसने प्रपोज किया? इंगोल्ड ने प्रपोज किया 1938 में। सी के इंगोल्ड इनका पूरा नाम था, सी के इंगोल्ड 1938 में। तो ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट के बारे में है। हम अब डेफिनेशन के बारे में, जैसे हमने आपको बताया कि डेफिनेशन क्या है, कि हम अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम मिक्स कर दें, हाइब्रिड कर दें, तो उसी प्रॉपर्टीज को या उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं कि प्रोसेस which involve mixing and hybrid of different valence bond structure, valence bond structure of a compound to produce real structure which explain near about all the properties of a compound is known as resonance। ये डेफिनेशन है, बहुत सिंपल वे में डेफिनेशन है जिसको आप समझ सकते हैं पढ़ के। अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व मिक्सिंग एंड हाइब्रिड ऑफ डिफरेंट बैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की जब आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लिखते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को मिक्स करके हाइब्रिड करके एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं जो रियली एग्जिस्ट करता है, उस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि विच एक्सप्लेन नियर अबाउट, कंप्लीटली तो नहीं कह सकते, बट नियर अबाउट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज रेजोनेंस। एक एग्जांपल लेते हैं जिसको कि आप बहुत लोअर क्लास से पढ़ते आए हैं, बेंजीन। एग्जांपल की बात करते हैं, बेंजीन। आप बेंजीन का फार्मूला जानते हो, C6H6। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करें तो सबसे जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आप जानते हो, केक्यूले स्ट्रक्चर प्रपोज किया था जर्मन साइंटिस्ट ने। केक्यूले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट केक्यूले ने प्रपोज किया था, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? केक्यूले स्ट्रक्चर। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें ध्यान से तो इनमें 3
डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में एंड 3 सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हैं। इस बेस पे अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो आप जैसा जानते हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.59 एंगस्ट्रॉम एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 33 एंगस्ट्रॉम, 1.33 एंगस्ट्रॉम। तो इस बेस पे अगर हम बात करते हैं तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें साइकिल में 3 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ये होनी चाहिए और 3 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ये होनी चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया पाया गया कि देखा गया कि नहीं ऐसा नहीं है, कार्बन कार्बन का जो स्केलेटन है सारे बॉन्ड लेंथ आपस में क्या है सेम है। इसका मतलब कि सारे बॉन्ड भी आपस में सेम होंगे। इस प्रॉपर्टी को हम इस वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, या जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो इससे डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरा स्ट्रक्चर इसका प्रपोज किया गया और उस स्ट्रक्चर को ये डबल हेडेड एरो है। डबल हेडेड एरो हमेशा जो एक कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम लिखते हैं उनके बीच में हम लगा सकते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अगर हम इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर मान लें तो एक सेकंड स्ट्रक्चर सेम इसी, अब हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। CH 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 अगर हम इस दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, शिफ्ट हो गई और बाकी कंडीशन सेम है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को हम इस स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड को हम केक्यूले स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड क्या कहलाता है? केक्यूले स्ट्रक्चर। इसके अलावा भी एक दूसरे साइंटिस्ट थे दीवार स्ट्रक्चर कहते हैं, उन्होंने भी 3 स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। हम यहाँ पे स्पेशली केवल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर प्रपोज कर रहे हैं। इस तरीके से आप रोटेट करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स आप लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि बेंजीन के ही हम 5 स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। इसके अलावा ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कैसे हैं? नॉन पोलर स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इनमें किसी में भी आयनिक कैरेक्टर नहीं है। तो इस तरीके से ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और आपके लिए बता दें स्ट्रक्चर्स थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्या कहलाता है? दीवार स्ट्रक्चर। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रपोज किया था, उन्हीं के नाम पे इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? दीवार स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस तरीके से हम बेंजीन के 5 स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं और इन 5 स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है। एटम्स तो अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं, बट बॉन्ड्स, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्विंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन
हैव नो फिक्स्ड पोजीशन। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, या यूं कहें कि इनको अगर हम फाइनली मिक्स कर दें तो इनको मिक्स करके हम एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, जहां हम कह सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है वो कंप्लीटली फिक्स पोजीशन पे ना होके बल्कि डीलोकलाइज्ड हैं, पार्शियल कंडीशन में हैं, और इसीलिए डॉटेड से उसको शो कर दिए, और इसे हम क्या कह सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और इसी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बेस पे जब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पाया गया, जो हमने यहां पे आपको बताया था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ये होती है, बट बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये ना तो सिंगल बॉन्ड का क्राइटेरिया है ना डबल बॉन्ड का, पार्शियल सिंगल बॉन्ड एंड पार्शियल डबल बॉन्ड। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो इनमें से कोई भी नहीं है, बल्कि ये स्ट्रक्चर है जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कह सकते हैं। अब हम कुछ दूसरे एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं कि कैसे हम दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सपोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन 1 ऑक्सीजन एटम acquire 1 negative charge in single bond. Similarly, negative charge and double bond. तो इस स्ट्रक्चर में हम कह सकते हैं कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 3 different oxygen atom by double bond and 2 single bond. दो इसमें ऑक्सीजन एटम ऐसे हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स कंटेन 1 नेगेटिव चार्ज, but exact structure is little different, and we can write by rotating the single bond and double bond and charges from one oxygen atom to another oxygen atom, and now simply we do not represent the electron and only write the bond structure. Similarly, these 3 structures are resonating structure or canonical structure of carbonate ion, and by the mixing these 3 structures we finally write a structure in which carbon atom is attached with 3 oxygen atom with single bond and partial double bond, and each oxygen atom contains 2/3 negative charge. 2/3 negative charge. It means all the carbon oxygen bonds in carbonate ions are equal in bond length, bond angle, and the charge distribution is near about equal. So this is the resonance hybrid structure of carbonate ion. This is the resonance hybrid structure. Next example, sulfate ion. Sulfate ion, SO4 2 negative charge. Sulfur
sulfate ion. In this structure, we can see that two oxygen atoms bonded with double bond with sulfur atom, and two oxygen atom carrying one negative charge bonded with sulfur atom by a single covalent bond. And we can write four different structures by rotating the bond arrangement. Sulfur, double bond, suppose this is the first oxygen atom marked to differentiate. The structure first and third are near about same. And structure fourth and second are same. And by mixing these structures, we can write a hybrid structure. In which sulfur bonded with 4 oxygen atom with partial double bond, and each oxygen atom contain half negative charge. So this is the resonance hybrid structure of sulfate ion. In this way, you can write different structures of a compound or ions by shifting of electron or delocalization of atom. Now we discuss condition for the resonance. अब हम बात करते हैं किसके, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेंस होने के लिए मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल में क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होने चाहिए या क्या कंडीशंस होनी चाहिए. कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस. बहुत ही शॉर्ट में और क्लियर वे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, लिखेंगे पॉइंट वाइज बहुत छोटे में. सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन पहले वो क्या, किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एटम या न्यूक्लियाई का माइग्रेशन नहीं होना चाहिए. एक डेफिनेट पोजीशन पे वो पड़े रहेंगे. पीछे हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस किए उसमें देखा आपने कि किसी भी एटम की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है. तो हम कह सकते हैं पहला एटम और न्यूक्लियाई डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन. तो पोजीशन किसकी चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन की. बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होगी, इसका मतलब बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी. इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करते हैं एक एटम से दूसरे एटम पे या एक साइड से दूसरे साइड पे, जिससे बॉन्ड का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है. तो जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे हम, उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओनली इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड शिफ्ट देयर पोजीशन. केवल इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड अपनी पोजीशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे. अब इस तरीके से जो डिफरेंट हम स्ट्रक्चर लिखते हैं उनमें सारे के सारे स्ट्रक्चर्स
का कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है, कुछ का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है और कुछ का कंट्रीब्यूशन कम होता है। तो जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें जनरली जो है वो मोर स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर is more stable. जैसे अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में हमने 5 स्ट्रक्चर लिखे थे, जिसमें 2 स्ट्रक्चर कैक्यूले स्ट्रक्चर थे और 3 स्ट्रक्चर दीवार स्ट्रक्चर थे। हमने आयनिक स्ट्रक्चर नहीं लिखा हुआ था, उसमें आप बॉन्ड ब्रेक करके डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड करके आप दिखा सकते हैं कि एक कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज और एक कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन वो मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम कैक्यूले स्ट्रक्चर और दीवार स्ट्रक्चर में हम कंपेयर करें तो कैक्यूले स्ट्रक्चर इज मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और इसी कारण से उसका कंट्रीब्यूशन नियर अबाउट 80% होता है, जबकि दीवार स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन केवल 20% होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दीवार स्ट्रक्चर लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है और इसीलिए वो लेस स्टेबल भी होता है। अब इसके बाद हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आर कांस्टेंट। कहने का मतलब अगर हम किसी कंपाउंड का या आयन का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो अगर एक स्ट्रक्चर में 5 बॉन्ड पेयर और 10 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं तो दूसरे स्ट्रक्चर में भी उतने ही बॉन्ड पेयर होने चाहिए, उतने ही नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसमें नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करें तो एक और कैरेक्टर की बात कर लें। जैसे हम किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो उसमें पोलर स्ट्रक्चर और नॉन पोलर स्ट्रक्चर हो सकता है। बार बार ये टर्म आ रहा है पोलर स्ट्रक्चर और नॉन पोलर स्ट्रक्चर, इसमें आप जान लीजिए अगर किसी भी स्ट्रक्चर में कहीं पे चार्ज नहीं है तो हम उसे नॉन पोलर स्ट्रक्चर कह सकते हैं, और अगर चार्ज है तो उससे हम पोलर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो जनरली रेजोनेंस के केस में हम कहते हैं कि नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर स्ट्रक्चर। तो इसके आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। जो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम आपको बता दें कि हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का क्या प्रभाव होता है प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे। अगर वीडियो में आपको कुछ ना समझ में आया है तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो जरूर देखें। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू।